हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर, और ये आपका 2025-26 के लिए है, यानी कि जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है 2026 में उसके लिए है। यहाँ पर देखिए क्लास 12th हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस का विथ कॉन्सेप्ट, और जहाँ पर सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको फुल सॉल्यूशन भी कराऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ। एक एक करके हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिजिक्स में आपका जो फुल मार्क्स रहेगा 70 रहेगा, यानी कि 70 रहेगा। आपका 70 मार्क का थ्योरी रहेगा और 30 नंबर का आपका फिजिक्स में प्रैक्टिकल रहेगा, जिसमें कि आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में। तो कुल 48 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 48 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका 4 सेक्शन रहेगा, A, B, C, D, यानी कि 4 खंड रहेंगे। सबसे पहले जो आपका सेक्शन ए है, यानी कि खंड ए, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव के, यानी कि MCQ वाले क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के। ठीक है, इसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाएगा सेक्शन बी से। सेक्शन बी से शुरू होगा, जो कि 26 नंबर से लेकर के 34 नंबर तक रहेगा, और ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन ये सारे के सारे रहेंगे। ठीक है, और इसमें से आपको कोई भी जो आपसे बन रहा होगा उसमें से 6 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, 6 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इसके बाद है आपका सेक्शन सी, जो कि आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और ये 35 नंबर से लेकर के 42 नंबर तक क्वेश्चन रहेंगे। ये 3 मार्क्स वाले हैं, और इसमें से भी आपको किसी भी 6 क्वेश्चन का, यानी कि 6 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। इसके बाद आ जाएगा आपका सेक्शन डी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका। ये 5 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन रहेगा, 43 से लेकर के 48 तक रहेगा, और इसमें से किसी भी आपको 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, यानी कि 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनल एग्जाम में आंसर करना है। चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सेक्शन ए को, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन ए, तो 25 क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखते हैं। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ वैक्यूम वेरीज एज। हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताऊंगा, तो यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ते हैं। निर्वात, जिसको कि हम लोग वैक्यूम बोलते हैं, में रखे गए 2 बिंदु आवेशों, यानी कि पॉइंट चार्ज के बीच बल इस प्रकार बदलता है, मतलब किस तरह से बदलता है ये आपको बताना है। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास वैक्यूम में रखा हुआ 2 पॉइंट चार्ज क्या है। एक है हमारे पास Q1, ठीक है, और एक को मान लेते हैं यहाँ पर Q2, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि दूरी है, R है। तो इसके लिए जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है, चैप्टर 1 में ही आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है, R²। तो यही पूछ रहा है कि जो चार्ज है, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये कैसे वेरीज होगा। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से बदलता है। तो देखिए, ये किस प्रकार से बदलता है, तो ये F के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर देख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए कौन सा सही होगा, तो 1 अपॉन में R²। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही पूछ रहा था कि जो निर्वात में रखे गए 2 बिंदु आवेश के बीच बल किस प्रकार से निर्भर करता है। तो इसके जो दूरी है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन को। क्या है, देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट पूछ रहा है। फ्लक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे करते हैं फाई, ठीक है, ये होता है हमारा E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है, यही होता है फ्लक्स। तो हम लोग E को क्या लिख सकते हैं, E को लिख सकते हैं N अपॉन में C, और ये हमारा एरिया है, तो एरिया को मीटर स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, यानी क्या जाएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, चलिए डायरेक्टली इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूछ लेता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड नंबर वाला, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। तो क्या होगा, हिंदी में भी देखते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर, ठीक है, पर विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत विभव पूछ रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर से समझते हैं। क्या पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव क्या होता है, माइनस और प्लस चार्ज होता है, ठीक है, माइनस और प्लस चार्ज जब थोड़ा सा डिस्टेंस में रखा हुआ, जैसे यहाँ पर माइनस क्यू को ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं प्लस क्यू को, और इनके बीच जो डिस्टेंस है कुछ भी मान लेते हैं, जैसे आप लोग डी मान सकते हैं, डी मान सकते हैं, ठीक है, और ये है इसका यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर यानी कि समद्विभाजक बोल सकते हैं हिंदी में, और इस पॉइंट को हम लोग पी पॉइंट ले सकते हैं। तो इसी पर पूछ रहा है, इसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, कि विद्युत विभव क्या होगा, ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं वी पी, यहाँ वी से मतलब है पोटेंशियल, ठीक है, और ये पी हमारा पॉइंट है। तो क्या होगा, तो चूंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, 90 डिग्री के कारण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 0, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 4 नंबर वाला क्वेश्चन, कौन सा, 4 नंबर वाला। यहाँ पर देखिए क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, ठीक है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको कि चार्ज करते हैं और फिर इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंट बताना है प्लेट्स के बीच में, बिटवीन में, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करके बैटरी से अलग कर दिया जाता है, आवेशित कर दिए उसके बाद बैटरी से अलग कर दिया जाता है। यदि प्लेटों को आपस में दूर खींचा जाए, प्लेटों को क्या किया जाए, दूर किया जाए, इसी पॉइंट को यहाँ पर समझना है कि प्लेटों को दूर खींचा जा रहा है, मतलब कि डिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा रहे हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया। तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा, ठीक है, विभवांतर क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको आवेशित कर दिया, तो हमारा Q इज इक्वल टू आ जाएगा, सबसे पहले हमने आवेशित कर दिया तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा C भी, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने इसको आवेशित करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, यानी कि अलग कर दिया है, तो जो हमारी ये Q है, Q हमारा हो जाएगा फिक्स्ड, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिक्स्ड, यानी कि अब ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कस्टमाइज करके क्या लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q अपॉन में C, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग जानते हैं C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है इप्साइलन नॉट A अपॉन में D, ठीक है, इसको मैं इधर करता हूँ D, ऐसे लिख सकते हैं C, मतलब कि C के बराबर ये होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका V है C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या है कि अगर C घटता है तो भी आपका बढ़ेगा, यानी कि क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर पोटेंशियल है, ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल है ये हमारा बढ़ेगा, ठीक है। अगर C घटता है तो यहाँ पर देखिए, अब C किस पर डिपेंड है, ये D पर डिपेंड है, और यहाँ पर बोला है हमसे क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग डिस्टेंस को मतलब बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्लेटों को आपस में दूर खींचते हैं, मतलब दूर खींच रहे हैं मतलब डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, मतलब D हमारा बढ़ रहा है, D बढ़ रहा है मतलब C घटेगा, और C घट रहा है मतलब V हमारा बढ़ेगा, मतलब पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर सही, ऑप्शन ए, यानी कि बढ़ता है। समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, हमारा D बढ़ रहा है मतलब C कम होगा, और C कम हो रहा है मतलब कि पोटेंशियल बढ़ेगा, सीधी सी बात है। मैंने यहाँ पर आपको सारा फार्मूला और सब कुछ बता दिया। चलिए इसके बाद अब आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। जो क्वेश्चन नंबर 5 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, मतलब ओम्स लॉ कब मान्य होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ओम का नियम कब मान्य होता है, मतलब इसके लिए क्या कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, करंट जब कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस जब वेरिएबल होगा, या फिर वोल्टेज जब जीरो होगा।
तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। या क्या एक्चुअली में यहाँ आएगा, इसको मैं एक बार माइनस करता हूँ। ये मतलब यहाँ एकदम एग्जैक्टली ऐसे बनता है, ठीक है। और इधर हमारा रहता है V, इधर हमारा रहता है I, कुछ इस तरह का ग्राफ रहता है। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ग्राफ भी पूछ देता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैक बोर्ड कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, मतलब तापमान जब स्थिर रहेगा तभी ओम्स का नियम वैलिड है, तभी ओम्स का नियम मान्य होगा। याद रखिएगा, जैक बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं, इस बार भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन की। इसको अब करते हैं इधर। चलिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं। द रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, तो किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। जो रजिस्टिविटी है हमसे ये पूछा है, कोई कंडक्टर है हमारे पास, उसका रजिस्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो रजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ये किस किस चीज़ पर मतलब डिपेंड करता है, तो ये जो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सा यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा हो गया मटेरियल, क्या मटेरियल हो गया, ठीक है, मटेरियल। एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, सेकेंड हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन। लेंथ पर डिपेंड करेगा, नहीं। मटेरियल पर हाँ डिपेंड करेगा, करंट पर नहीं, शेप पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो पदार्थ पर ये डिपेंड करता है, 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैंने दोनों बता दिया। अगर पदार्थ ना दे करके टेम्परेचर दे दे तो फिर आपको टेम्परेचर को टिक करना होगा। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 7 नंबर वाला। देखिए क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। क्या बोल रहा है कि गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, मतलब हमारे पास क्या है, एक मूविंग चार्ज है, ठीक है, गतिमान है, ये मूव कर रहा है। तो इस पर चुंबकीय बल अधिकतम कब होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है ये मैक्सिमम कब होगा, ये पूछ रहा है। क्या कंडीशन होगा उसके लिए, थीटा आपको बताना, ठीक है। एंगल क्या होना चाहिए, जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण, जो हमारा वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बिटवीन का एंगल कितना होना चाहिए जब ये मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, ये है। अब हमारे पास है साइन थीटा और हमसे पूछा है कि मैक्सिमम कब होगा। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और कब होता है, जब थीटा हमारा कितना हो, जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो। जब थीटा 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। और ये हमारा क्यू वी बी के बराबर आएगा। और साइन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही होता है। तो वही पूछ रहा था हमसे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो हमारा वेग है, यानी कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का हमको थीटा बताना था। बिटवीन हमको यहाँ पर एंगल बताना था, जो कि कितना है, जो कि हमारा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, जो कि हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कि हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, इज, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। और देखिए यहाँ पर कुछ बोला नहीं है तो हम लोग एसआई लेकर चलेंगे। जब भी कुछ नहीं बोलेगा तो उसका मतलब एसआई ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट बताइए क्या होता है, ये होता है टेस्ला, याद रखिएगा, टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद है हमारा 9 नंबर वाला क्वेश्चन। क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस, मतलब ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, क्या अनुभव करेगा, ये पूछ रहा है। हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए क्या है, यदि एक चुंबकीय सुई को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर क्या प्रभाव होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें हम लोग एक चुंबकीय सुई को रख देते हैं। तो ये क्या मतलब, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर ये क्या अनुभव करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें हमारा आघूर्ण आ जाता है, बल आघूर्ण, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करने टाइप पे हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा करेक्ट, यानी कि आघूर्ण आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है ये एक समान है। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं 10th नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र
किस कारण से उत्पन्न होता है। जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है ये किस कारण होता है, मतलब किसके ड्यू टू होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। और मैं सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो आप लोग समझ के ही कीजिएगा, क्योंकि एक बार समझ लेते हैं तो बाकी के क्वेश्चन आपको करने में आसानी होगी, इस तरह से पूछे जाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल बात करते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। पहला है कि आयरन प्रेजेंट इन कोर, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में उपस्थित लोहे से, ठीक है। इसके अलावा क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन से, या फिर मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड अर्थ, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो क्या होगा, तो याद रखिएगा जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसके कारण होता है, तो ये होता है पृथ्वी के भीतर आवेशों की गति से, यानी कि मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड अर्थ। याद रखिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, यानी कि लेंज का नियम किस परिणाम है, किसका परिणाम है, ठीक है। तो मतलब ये एक्चुअली पूछना ये चाह रहा है कि कौन से ऊर्जा संरक्षण पर ये कार्य करता है, ठीक है, या फिर कौन से ऊर्जा संरक्षण पर ये डिपेंडेंट है। तो याद रखिएगा लेंज का नियम है, तो लेंज का नियम जो होता है ये हमेशा ही आपका ऊर्जा संरक्षण पर रहेगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर आपका आवेश का संरक्षण नहीं होगा बल्कि ऊर्जा का संरक्षण होगा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया होगा 11 नंबर वाला। चलिए, इसके बाद हमारे पास 30 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर से थ्योरी वाला क्वेश्चन है, ये सभी आपको याद रखने होंगे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर काम करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है ओम का नियम, स्थिर वैद्युतिकी का नियम, इसके बाद है यहाँ पर है हमारे पास क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और फिर है कूलाम का नियम। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, और ये एक्चुअली 12 नंबर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मिस्टेक से 13 हो गया। चलिए, 13 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, देखिए क्या है, देखिए, इन एन एसी सर्किट विथ प्योर रजिस्टर द वोल्टेज एंड करेंट आर, एक एसी परिपथ जिसमें केवल एक शुद्ध प्रतिरोधक हो, उसमें वोल्टेज और धारा का आपस में क्या संबंध होगा, ठीक है। मतलब जो वोल्टेज और धारा है, मतलब वोल्टेज एंड करंट, इनके बीच क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि एक एसी परिपथ में जिसमें केवल एक शुद्ध प्रतिरोधक हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, इसमें वोल्टेज और जो हमारा करंट है ये सेम ही फेज में आ जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। इनके बीच का मतलब जो एंगल है हमारा, जो थीटा है हमारा, कितना हो जाएगा, ये 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री को होना हम लोग सेम फेज में बोलते हैं, यानी कि इन फेज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यानी कि समान फेज में बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, द एवरेज पावर कंज्यूम इन एन आइडियल इंडक्टर इज, यानी कि एक आदर्श प्रेरक में उपभोग की गई औसत शक्ति कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा आइडियल इंडक्टर, तो जब भी आइडियल इंडक्टर की बात करें या फिर आइडियल कैपेसिटर की बात करें, ठीक है, अगर हमसे पूछेगा कि पावर कितना कंज्यूम होगा तो ये हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा, 0। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो जो द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन आइडियल इंडक्टर इज 0, ठीक है। अगर कैपेसिटर भी पूछता तब भी ये 0 रहता। अब आप लोग ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं, कि क्या आइडियल इंडक्टर या फिर आइडियल कैपेसिटर प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसे हो सकते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 50 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ EM वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमसे पूछा है नॉट प्रॉपर्टी, यानी कि कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए, वे निर्यात में चल सकते हैं, यानी कि क्या है, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं।
तो ये तो स्टेटमेंट सही है, हमसे पूछा है गलत वाला, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। वे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं यानी कि ट्रांसवर्स, ये भी बात सही है। इसके बाद इनका स्पीड जो वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी बात सही है। मतलब ये तीनों तो सही है। क्या ये अनुदैर्ध्य भी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये वाला गलत है और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा है। ठीक है, मतलब कौन सा विशेषता नहीं है। चलिए, इसके बाद हमारे पास देखिए 16 नंबर वाला यानी कि 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, सोर्स बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तो सोर्स क्या होता है, ये होता है हमारा त्वरित आवेश यानी कि एक्सेलरेटेड चार्ज। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तभी चुंबकीय तरंग उत्पन्न होंगे। चलिए, इसके बाद अब आगे बात करते हैं 70 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, यानी कि किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है। ठीक है, क्रांतिक कोण क्या है? वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण होता है। मतलब अपवर्तन कोण कितना होता है ये आपको बताना। तो इसको हम लोग थोड़ा फिगर से समझते हैं। यहाँ पर बनाते हैं फिगर। ठीक है, अरे यार अच्छा से बन जा। ठीक है, ये कुछ अच्छा बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये मान लेते हैं हमारा दो मीडियम है। एक हो गया हमारा रेयर मीडियम, रेयर यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रेयर। एक डेंसर, मतलब ये हो गया हमारा, नीचे हो गया सघनन या फिर घनन बोल सकते हैं। नीचे इसको हम लोग डेंसर लिख रहे हैं, डेंसर। ठीक है, और ऊपर रेयर, मतलब ये हल्का है, ये वजन वाला है, ऐसे समझिए। हिंदी में अभी याद नहीं आ रहा है रेयर और डेंसर का। तो मतलब एक नीचे हमारा डेंसर है। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा घना है और ऊपर हमारा हवा हवा टाइप का है, मतलब रेयर है, ऐसे समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ऐसे अगर ले जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारा कोण आई है, ठीक है, जो एंगल हमारा आई है, ये वाला एंगल आई, ये हमारा सी के इक्वल होता है, यानी कि क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण के बराबर होता है। और ये हमारा जा करके इसी के मतलब इसी पे आ जाता है। ठीक है, इसी के पैरेलल आ जाता है बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा कोण बनता है ये बनता है 90 डिग्री, और यही हमारा आर है। ठीक है, आर है। तो एक्चुअली जो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं 18 नंबर वाला क्वेश्चन का। 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी कि उत्तल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है, ये बताना है। जब वस्तु कहाँ रखी हो। ठीक है, जब वस्तु कहाँ रखी हो कि जो प्रतिबिंब है यानी कि जो इमेज हमेशा क्या बने, आभासी बने, मतलब कि रियल ना बने, वर्चुअल बने। ठीक है, तो इसको फिगर से समझ लेते हैं। यहाँ पर बनाते हैं हम लोग क्या, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, फिगर पर नहीं जाइएगा, फिगर अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा ऑप्टिकल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया हमारा ओ, और मान लेते हैं फोकस है कहीं यहाँ पर, एफ कहीं यहाँ पर। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग फिगर बना ले, मान लीजिए कि यहाँ पर रखते हैं हम लोग, यहाँ पर रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, और इसका जो यहाँ पर इमेज है हमेशा वर्चुअल ही बनेगा। तो कहाँ पर रखेंगे, फोकस और ओ के बीच में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जो हमारा इमेज है हमेशा ही वर्चुअल आएगा, हमेशा ही वर्चुअल बनेगा। चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं 19 नंबर वाला क्वेश्चन का, जो कि क्या है, यहाँ पर देखिए। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विथ इज, यानी कि यंग का द्विछिद्रक प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई किस पर निर्भर करती है। ठीक है, जो फ्रिंज का चौड़ाई होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आई होप कि आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो चौड़ाई होता है, ठीक है, इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये होता है लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है, यहाँ पर ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है, यानी कि जो हमारी ये स्लिट्स है, स्लिट्सों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, ये तो जो ये हमारा बी है यानी कि जो बीटा है विद, ये किस पे निर्भर कर रहा है, तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, स्लिट्स के इस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा, हमारा जगह पर्दों की दूरी के समानुपाती होती है। ठीक है, इसके समानुपाती होगा,
ये जो आपको यहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है इसके समानुपाती होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस। जो कैपिटल डी है ये हमारा स्क्रीन डिस्टेंस है और जो स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है। ठीक है, तो या तो इसके हम लोग क्या बोल दे, समानुपाती बोल दे, या फिर इसके व्युत्क्रमानुपाती बोल दे, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल दे। तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो दिया नहीं है। ठीक है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, डायरेक्टली नहीं होता है, इन्वर्सली होता है। अगर ये इन्वर्सली बोल देता तो ये सही हो जाता, लेकिन डायरेक्टली बोल रहा है इसलिए ये नहीं होगा। तो या तो आपको ऑप्शन में दे देगा कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई भी सही हो सकता है। अगर डायरेक्टली बोलेगा तो इसके, इन्वर्सली बोलेगा तो इसका। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 20 नंबर वाले क्वेश्चन का, जो कि क्या है यहाँ पर देखें 20 नंबर वाला। पोलराइजेशन प्रूव्स दैट लाइट इज, यानी कि ध्रुवन यह सिद्ध करता है कि प्रकाश एक किस तरह की तरंग है। तो प्रकाश किस तरह का तरंग है, पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग क्या प्रूव करता है ये हमको बताना है। तो सही आंसर क्या जाएगा, ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, क्या होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। चलिए इसके बाद देख लीजिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स द, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसको सिद्ध करता है। तो किसको करता है, तो ये करता है किसको, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का कण स्वरूप। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि कौन सा है 22, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड ऑन, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में अवरोधक विभव किस पर निर्भर करता है। तो किस पर करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। ये सारे मतलब आपको याद रखने वाले पॉइंट हैं, यहाँ पर ऐसा सोल्यूशन करने ला के या फिर ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताने ला क्वेश्चंस नहीं है, ये डायरेक्टली आपके आ जाएंगे, ये आपके स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस है। चलिए इसके बाद 23 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस ड्यू टू, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस बल के कारण घूमता है। चलिए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरह से ये एटम है। ठीक है, और ये है इसका नाभिक, ये है हमारा यहाँ पर नाभिक, और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये घूमता है। ठीक है, इसके बाहर बाहर घूमता है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, तो किस बल के कारण घूमता है। तो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव फोर्स है ना, पॉजिटिव फोर्स, इसी के कारण घूमता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसके चारों ओर घूमता है। और पॉजिटिव फोर्स कौन सा फोर्स है, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यानी कि वैद्युत स्थितिकी बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देख लीजिए हमारे पास ये 24 नंबर वाला क्वेश्चन है, द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस लीड टू, यानी कि नाभिक में द्रव्यमान दोष किसको जन्म देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में समझिए, ये आपको इंग्लिश में बेटर समझ में आ जाएगा। द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस लीड टू, तो किसके कारण होता है, तो न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। नाभिक में द्रव्यमान दोष किसको जन्म देता है, तो नाभिकीय ऊर्जा को। ठीक है, चलिए लास्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव का, क्या है देखिए यहाँ पर 25 नंबर वाला, अ जेनर डायोड इज यूज टू। जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाने का कम चांस है। ठीक है, क्योंकि जेनर डायोड वाले क्वेश्चन तो अब आते नहीं है। क्या पूछ रहा है कि अ जेनर डायोड इज यूज फॉर, मतलब किसके लिए यूज होता है। जेनर डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, वोल्टेज नियमन के लिए, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो हमारे यहाँ पर 25 नंबर वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद हमारे यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्टिव आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। कहीं पर कोई डाउट लगा हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा और वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी भी सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव के भी मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।